Costing फटाफट मशीन आर रेट पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आपने पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे और आज हम लोग उसी सीरीज में मशीन आर रेट का क्लास आगे बढ़ाएंगे और इसका क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आता है। और सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्यों हम मशीन आर रेट कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने हर लेक्चर में मैंने कोशिश करी है ये बताने की कि हम क्यों इस मेथड का और कहां पर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि पढ़ाई इसलिए नहीं करी जानी चाहिए कि जो बुक में लिखा है उसको हम केवल पढ़ लें और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये भी हमको सोचना चाहिए कि इस मेथड का कहां पर एप्लीकेशन होगा, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे प्रोफेशनल एग्जाम या कोई भी एग्जाम पास करके तो इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल आपको आना भी चाहिए और क्लिक करना चाहिए कि यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग फटाफट में मशीन आर रेट। जैसा कि नाम से क्लियर है, मशीन आर रेट। एक मशीन अगर एक घंटा चलती है तो उसका क्या रेट होना चाहिए। कि अगर एक मशीन 1 आवर काम करती है तो 1 आवर काम करने में उसका क्या रेट होता है, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया इस सेक्शन का मशीन आर रेट। और जब भी किसी भी चीज के रेट की बात होती है तो हमको ये समझ में आता रेट कैसे निकलेगा। कुछ न्यूमरेटर में होगा, कुछ डिनोमिनेटर में होगा, तो उससे रेट निकल आएगा। तो हमने फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा कि पहले हम लोग समझेंगे हम क्या चाहते हैं। अगर हम अपने ओवरहेड चैप्टर को रिलेट करें, उसमें हम लोगों ने जब कॉस्ट शीट पढ़ी थी तो हम लोगों ने लिखा था कि कॉस्ट शीट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है। अब हम लोग इसके लॉजिक्स पर नहीं जा रहे, ना ही मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी सारा हमारी पिछले वीडियोस में है। अगर किसी को देखना है तो हमारे YouTube चैनल में उसमें जाकर हम देख सकते हैं इनके क्या क्लैरिफिकेशंस और क्या इनका कंसेप्ट था। तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है, फिर हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स पर आते हैं और इस फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की बात करी थी, P1, P2, P3, जिसमें हम लोगों ने ओवरहेड की सीरीज बनाई। अब उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन या तो मैन पावर बेस्ड होगा या मशीन बेस्ड होगा या उनका कॉम्बिनेशन होगा। मैन पावर बेस्ड का मतलब कोई मशीन नहीं चाहिए, केवल मैन पावर ही, लेबर से ही प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर प्योरली मशीन्स काम कर रही हैं, वहां पर मैन पावर की जरूरत नहीं है तो मशीन बेस्ड होगा, और या फिर मशीन्स भी होंगी और लेबर भी होगी, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के अंदर एक मशीन M1 दे रखी है। अब जब प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है तो वो मशीन पर जाएगा तो मशीन पर काम होगा। तो मान लेते हैं कि मशीन पर उस प्रोडक्ट को 3 आवर्स लगते हैं। डिफरेंट अपना स्टेजेस से गुजरते हुए पहुंची और 3 आवर्स उसको लगते हैं। तो अब हमने ये लिख लिया कि मशीन M1 पर प्रोडक्ट कितनी देर रहा, 3 आवर्स रहा। लेकिन अमाउंट के लिए हमें इसका रेट चाहिए कि ये मशीन 1 घंटे में कितना पैसा खर्च करती है, या मशीन 1 घंटे चलती है तो उस पर कितना पैसा खर्च होता है। अगर वो रेट मिल जाए तो हमको ये अमाउंट मिल जाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन 1 पर कितना पैसा खर्च होता है। और चूंकि हम कॉस्ट शीट बनाते हैं
प्रोडक्ट की, तो पर यूनिट की बात करें, इसका मतलब इस प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट को बनाने में इस मशीन के 3 घंटे लगते हैं, तो इस यूनिट पर मशीन की टोटल फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं मशीन आर रेट। और अब यहां पर आए, इसका मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब जो मशीन पर पैसा खर्च हो रहा है और मशीन कितनी देर चल रही है, इफेक्टिव आवर्स। या हम इसको ओवरहेड कर दे और आसान उसमें, तो रेट क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड्स अपॉन इफेक्टिव आवर्स। अब जब हम लोग टोटल ओवरहेड की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, हम लोगों ने तब ओवरहेड का रेट निकाला था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में। अब हम उसके और अंदर आ गए कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है। तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन्स के बेस पर काम होता है। अब अगर मशीन के बेस पर काम होता है तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो मशीन अगर 1 आवर चलती है तो उसका क्या रेट होता है, और उस रेट को कैलकुलेट करने के लिए उस मशीन पर टोटल कितने ओवरहेड्स खर्च होते हैं। तो हमने यहां लिख दिया टोटल ओवरहेड्स अपॉन इफेक्टिव आवर्स। बहुत आसान है। मान लें कि उस मशीन पर टोटल 100 रुपीज खर्च होते हैं और वो मशीन दिन भर में 8 आवर्स उसने काम किया, तो इसका मतलब 12.5 पर आवर रेट हो गया। इसका मतलब ये मशीन अगर 1 घंटा चलेगी तो उस पर 12.5 रुपए खर्च होंगे। अब हम निकाल सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर उसमें 2 घंटे लगे तो 12.5 इंटू 2, अगर 4 लगे तो 12 इंटू 4 कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों हम लोग मशीन आर रेट पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को लिखते समय हम लोगों ने 2 चीजें लिखी, मशीन आर रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स जो मशीन पर खर्च होते हैं अपॉन इफेक्टिव आवर्स। अब पहले हम दोनों चीजों को अलग अलग समझे। टोटल ओवरहेड्स का मतलब है फिक्स ओवरहेड्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। इसका मतलब ओवरहेड जो पैसा खर्च हो रहा है मशीन को रन करने में, वो फिक्स भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है और वो सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। इसका मतलब पहला काम होगा कि मशीन के ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन करना। अब इफेक्टिव आवर्स दोस्तों समझेंगे। इफेक्टिव आवर्स क्या है? आपने कई बार सुना होगा कि आपको घर में मदर या फादर आपके बोलते हैं कि तुम पढ़ते बैठते तो हो पढ़ने के लिए 7-8 घंटे, लेकिन इफेक्टिवली तुम्हारे घंटे केवल 4 ही निकलते हैं। क्यों बोलते हैं कि आधे नंबर ऑफ आवर्स में आप मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, कभी गाना सुनते हैं। तो इफेक्टिव आवर्स का मतलब है प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है जितनी देर एक्चुअली आपने काम किया। जैसे 1 आवर की क्लास हो, उस 1 आवर की क्लास में 10 मिनट अटेंडेंस में लगते हैं। 10 मिनट मैम जाने से पहले अटेंडेंस लेती हैं। इसका मतलब केवल 40 मिनट्स की इफेक्टिव क्लास हुई। बाकी उससे रिलेटेड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटेंडेंस लेना गलत है या सही है। पढ़ाई के टर्म्स में सोचें तो इफेक्टिवली केवल 40 मिनट्स ही हमारी पढ़ाई हुई। देन 40 मिनट्स इज अ प्रोडक्टिव आवर्स। इसका मतलब कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, जितने घंटे पढ़े तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, जितनी देर मशीन चली, माइनस
अनप्रोडक्टिव आवर्स, उसमें से जितनी देर काम नहीं हुआ तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव आवर्स, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्टिव आवर्स। अब इस अनप्रोडक्टिव आवर्स में आप बोलेंगे सर क्या है, ये अनप्रोडक्टिव आवर्स नॉर्मल नेचर के भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल नेचर के भी हो सकते हैं। अब बोले सर ये क्या होता है, मान ले मैं क्लास में आता हूं तो क्लास पढ़ाने से पहले 5 मिनट इस बात पर लगता है कि मैं बोर्ड रब करता हूं, मार्कर उठाता हूं, फिर थोड़ी देर आपको कंसंट्रेशन बनाने के लिए कुछ बातें बताता हूं, क्लास सेटल डाउन होती है, फिर मैं पढ़ाई शुरू करता हूं। तो द एंटायर प्रोसेस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। ये नॉर्मल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता कि मैं क्लास के गेट पर दिखूं और 1 सेकेंड बाद, मैं कोई मास्क का कैरेक्टर तो हूं नहीं, जूम से आया और यहां पर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दिस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ पीरियड। एबनॉर्मल क्या है कि इस क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे, एकदम से लाइट चली गई या मौसम खराब होने की वजह से तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो सकी, देन इट इज एबनॉर्मल इन नेचर। एबनॉर्मल क्या है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एबनॉर्मल क्या होता है, इज अवॉइडेबल इन नेचर। और नॉर्मल क्या होता है, इज अनअवॉइडेबल। नॉर्मल को हम लोग कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरिंग द प्रोसेस होगा जरूर। ठीक, तो हमने सीखा कि कैसे हम इफेक्टिव आवर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया इफेक्टिव आवर्स। इसका मतलब जब भी मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आएगा, मेरे पास 2 स्टेप हो गए, एक ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन, दूसरा इफेक्टिव आवर्स का कैलकुलेशन। इसका मतलब 2 स्टेटमेंट हो गए। इफेक्टिव आवर्स के लिए ये बनाएंगे जिसको हम लोग वर्किंग नोट में डाल देंगे कि हमने कहां से कैलकुलेट किया, और दूसरा स्टेटमेंट बना देंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स का, और तीसरे में कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग मशीन आवर। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ये बनाएंगे, दूसरा ये बनाएंगे, और तीसरा हम मशीन आवर रेट का बनाएंगे। और इस तरह से इसका मतलब ये हमारी एक एल्गोरिथम हो गई जिसमें हमने तय किया कि जब भी मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आएगा हमको क्या करना है। हमको 3 चीजें चाहिए। अब इसमें से अगर कोई चीज दे रखी है क्वेश्चन में, 3 का कतई मतलब नहीं कि हम 3 ही यूज कर दे। क्वेश्चन में अगर इफेक्टिव आवर्स ऑलरेडी गिवन है तब हम इस पर चले जाएंगे और इस पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब केवल हमको 2 बनाने होंगे। मान ले हमको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो हम सिर्फ यहां चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि ओवरहेड्स ऑलरेडी क्लासिफाइड हो, इफेक्टिव आवर्स में क्वेश्चन दिया हो। हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्वेश्चन की डिमांड करता है, उस हिसाब से हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। इसका मतलब हमने ये सीखा कि मशीन आवर रेट निकालते समय हमको क्या क्या चीजें चाहिए। अब हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ओवरहेड्स का कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने बताया कि ओवरहेड्स 3 तरह के हैं, एक फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। दोस्तों एक चीज बिल्कुल क्लियर रखें, कॉस्टिंग में कोई भी चीज वो हर समय चेंज होती है, प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से, फैक्ट्री के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसलिए हम लोग ने वहां भी ये ऐसा था इसलिए यहां भी ऐसा होगा ना। और यही कॉस्टिंग की खूबसूरती है कि इसमें डायनेमिज्म बहुत है ना। और हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं
उनमें क्या होता है कि हमने 4-5 तरह का किया, उसके बाद वो सेट पैटर्न हो जाता है। बट इन केस ऑफ कॉस्टिंग इट वेरीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड अदर। तो हमने सोचा कि हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि जो कुछ आपने किया वो मुझको एक बार में दिखना चाहिए। तो हम लोग कैसे करते हैं एग्जाम में, वर्किंग नोट यहां पर कर लेते हैं और मेन शीट को यहां पर कर देते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया फिक्स ओवरहेड्स और इस स्टेटमेंट का नाम दे दिया स्टेटमेंट। कई बार बच्चों की क्वेरी होती, सर आपको कैसे पता चलता है कि इस स्टेटमेंट का नाम क्या देना है? बेटा इसमें कोई चीज कठिन नहीं है। हमने तो सोचा कि जो हम बना रहे हैं वही उसका नाम होगा। तो ये हम क्या बना रहे हैं कि ओवरहेड्स कैसे आए, वो कितने तरह के होते हैं। तो हमने लिख दिया स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड्स या टोटल कॉस्ट किस पर, मशीन पर। ओवरहेड्स कितने तरह के हैं? 3। वन इज फिक्स ओवरहेड, तो हमने यहां पे फिक्स लिख दिया, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल। अब हमको ये सोचना है कौन से खर्चे मशीन पर उनका नेचर फिक्स है और कौन से वेरिएबल, कौन से सेमी वेरिएबल। एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री किराए पर है, उसका किराया 10,000 रुपए है। उस फैक्ट्री में मशीनें रखी है, मशीन चले मशीन नहीं चले, फैक्ट्री बंद रहे, बट उसका रेंट हमको पे करना पड़ता है। इसका मतलब रेंट क्या है? फिक्स नेचर का खर्चा है। किसके लिए? मशीन के लिए भी, है ना। क्यों? क्योंकि मशीन के चलने, तो इसको हम ऐसे समझें, कोई भी वो खर्चा जो मशीन के चलने या ना चलने पर, जिस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे फिक्स नेचर के हैं। जिन खर्चों को मशीन के चलने के साथ वो बढ़ते हैं, मशीन के कम चलने के साथ वो कम होते हैं, मशीन बंद हो जाए तो वो खर्चे भी बंद हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर समझेंगे, मशीन के चलने या ना चलने से जिन खर्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खर्चे सब फिक्स नेचर के होंगे। और जो मशीन के चलने के साथ, बढ़ने के साथ मशीन ज्यादा चलेगी, खर्चे ज्यादा होंगे, मशीन कम चलेगी, खर्चे भी कम होंगे, और मशीन जब नहीं चलेगी तो खर्चे भी नहीं होंगे, वो खर्चे कहलाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। एक वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सेमी वेरिएबल के खर्चों में से फिक्स और वेरिएबल को अलग करेंगे। ये क्वेश्चन सेमी वेरिएबल का जो सेग्रीगेशन है, ये सेपरेट नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में बीच में लगा होता है। तो ध्यान से मेरे उस वीडियो को देखेंगे जिसमें सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल को अलग किया जाता है। तो इस फिक्स वाले में हमने यहां पर रेंट लिख दिया। दूसरा बड़ा क्वेश्चन, दूसरा बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर हम यहाँ कभी पर एनम लेते हैं, कभी पर मंथ लेते हैं, कभी पर डे लेते हैं। आप कुछ भी ले, मान लिया हमने सारे खर्चे लिए पर एनम पर मशीन। हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक मशीन पर एक साल में जो पैसा खर्च होता है, चाहे वो फिक्स हो, चाहे सेमी वेरिएबल हो, और चाहे वो वेरिएबल हो। अगर हमने ये खर्चे एक साल के लिए हैं, तो मशीन आर रेट के लिए जो टोटल कॉस्ट होगी ये पर एनम होगी। तो जो इफेक्टिव आवर्स होंगे वो भी पर एनम होंगे। अपने आप 1 घंटे का रेट मिल जाएगा। अगर हमने यहां पर एनम की जगह पर मंथ लिया कि एक मशीन पर एक महीने में क्या खर्च होता है, तो ये जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट होगी ये पर मंथ होगी। उस केस में हम इफेक्टिव आवर्स को भी पर मंथ लेंगे।
अब आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने फिलहाल मान लिया कि हम लोग यहाँ पर एनम ले। अब आप पूछेंगे सर कैसे पता चलेगा पर एनम ले कि पर मंथ ले? अगर ज्यादातर खर्चे, आप क्वेश्चन को देखेंगे उसमें जो एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स के हेड्स दे रखे हैं, अगर वो ज्यादातर पर एनम है तो आपको आसान लगेगा यार एक दो ऐसे हैं जो पर एनम नहीं, उनको कन्वर्ट कर लेंगे तो हम पर एनम पर चले जाएंगे। हमने देखा ज्यादातर खर्चे पर मंथ बेसिस पर दे रखे हैं, तो हमने सोचा पर एनम पर जाने के लिए सबको बदलना होगा तो पर मंथ पे कर लेते हैं, एक दो को पर एनम से पर मंथ में ले आएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको तय करना है कि हमारे लिए क्या कन्वीनियंट है, कि रेडी इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी यूज कर सकते हैं तुरंत हमारे काम आ जाने के लिए। तो हमने बताया कि फिक्स ओवरहेड्स में रेंट हमारा एक खर्चा होता है जिसको हम मान लेते हैं कि वो फिक्स नेचर का है। इसी तरह मान लेते हैं मशीन को चलाने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर होता है, तो सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी। अब वो सैलरी क्या होगी, चाहे तुम 4 मशीन देखो, चाहे 10 हो देखो, चाहे 15 हो देखो, आपको सैलरी 50,000 मिलेगी। देन सुपरवाइजर सैलरी इज फिक्स। मान ले इन केस फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर को सैलरी मिलती, जितनी देर आप मशीन सुपरवाइज करोगे केवल उतना ही पैसा मिलेगा। तो आप आए, आपने एक मशीन पर 4 घंटे समय दिया, सुपरवाइज किया, तो आपको पर आवर बेसिस पर सैलरी मिलती है मान लेते हैं। देन सुपरवाइजर सैलरी इज वेरिएबल इन नेचर। इसका मतलब आपको पहले समझना होगा कि वो हेड जो है वो किस तरह से है, मंथली बेसिस पर है, आर्ली बेसिस पर है, कैसे करते। इसी तरह मान ले वेजेस, अगर पर मंथ पर एनम है देन इट इज फिक्स, और अगर पर आवर है देन इट इज वेरिएबल। डेप्रिसिएशन, अगर मशीन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन, मशीन की लाइफ आवर्स में दे रखी है देन ट्रीट इट एज वेरिएबल, और अगर मशीन की लाइफ ईयर्स में दे रखी है, पीरियड दे रखा है, देन ट्रीट इट एज फिक्स्ड। कई बार होता है क्वेश्चन में दिया होता है कि मशीन की लाइफ 1,00,000 आवर्स है और मशीन 2,000 आवर्स ही केवल चली है, देन डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के कौन से मेथड है, उस केस में हम लोग उसको वेरिएबल ही ट्रीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे खर्चे। इसी तरह से हम मान लें कि पावर की बात करें, देन पावर इज वेरिएबल। 1 घंटा मशीन चलेगी, 1 घंटे पावर खर्च होगी। 6 घंटा मशीन चलेगी, 6 घंटे पावर खर्च होगी। 10 घंटा मशीन चलेगी तो 10 घंटे पावर खर्च होगी। तो हम लोग पावर को क्या मान लेंगे, वेरिएबल। फ्यूल भी, जो मशीन फ्यूल ऑपरेटेड है, मान लेते हैं कोई डीजल से चलती है, जनरेटर होता है जो शादियों में आता है, तो वो क्या होगा, पर आवर कंजम्पशन होगा, देन इट इज वेरिएबल। अब आप कहेंगे सर सेमी वेरिएबल छोड़ दिया। अगर सेमी वेरिएबल होगा तो सेमी वेरिएबल में से हम फिक्स अलग करेंगे, वेरिएबल अलग करेंगे, फिक्स को फिक्स कंटेंट में, वेरिएबल को वेरिएबल में रखेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा टोटल ओवरहेड्स। और इफेक्टिव आवर्स के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, इफेक्टिव आवर्स का कैलकुलेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल आवर्स लेस अनप्रोडक्टिव, इसमें आइडल टाइम भी आता है, खाली थे आवर्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव आवर्स।
तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मशीना रेट का कंसेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे जिसमें सब कुछ कवर होगा। बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और मेरी आपसे अश्योरेंस है, गारंटी है कि आप उन क्वेश्चंस को 2-3 को लगा लेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो आपके लेवल का है उसको आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि मशीना रेट की जरूरत कब पड़ती है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा प्रैक्टिकल पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कॉस्टिंग फटाफट पे फिर आपको एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन गुड बाय।